everyone, let us study AS2 relating to inventory valuation. Now this accounting standard second, which is regarding the valuation of inventories in the books of companies, it includes these chapters. As we all know, जो हमारे accounting standard होते हैं उसमें जो relevant issue है उससे related सारे points discuss किए होते हैं. So AS2 is also discussing कि हमारे inventory valuation का ये जो standard है इसका main objective क्या है, which items of inventory are included, क्या exclusions है, मतलब are there some cases जब AS2 apply नहीं होगा, फिर definitions, measurement of inventories, cost, components, cost formula and all. So ये these are 9 things that are given in the AS2. तो शुरू करते हैं. The objective of this standard is that it deals with the determination of cost. As we all know that inventory जो हमारी होती है, it is to be measured at some value which is usually cost or market price, whichever is least. Now market price तो हम easily देख सकते हैं कि ये price market में है, but जो cost है, we have not one component of cost. आपके पास cost में कई चीजें आ जाती हैं. जैसे जब आप goods खरीदते हो तो आप सबसे पहले market का हो सकता है सर्वे कर रहे हो, you will be spending time, you will be spending money. फिर आप order issue करते हो, ठीक है ना, ऑर्डर करने जाते हो, देन आप गुड्स खरीदते हो, देन यू ब्रिंग द गुड्स इनटू द बिजनेस, हो सकता है उसके बाद कुछ और आप उस पर काम करते हो सो दैट इट बिकम्स सेलेबल. सो इतने कंपोनेंट्स हैं, कहीं टैक्सेस दे रहे हैं, कहीं वेजेस दे रहे हैं, कहीं लोडिंग चार्जेस दे रहे हैं. तो ये जो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, सो कौन से कंपोनेंट्स कॉस्ट का पार्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना. सो बेसिकली हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका नंबर 1 पार्ट ही ये है कि इट विल बी डीलिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट को बहुत ही यू कैन से एक्सप्लेनेशन के साथ उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है. उसके बाद जो इन्वेंट्रीज हैं, वी नो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को रेवेन्यू के अगेंस्ट कंपेयर करके आप प्रॉफिट सॉल्व करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट. So how much cost of inventory will be recognized as an expense? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी इन्वेंट्री को सारे आप सेल के साथ कंपेयर कर लो. सो कितना इन्वेंट्री का कंपोनेंट हम एक्सपेंस की तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, प्लस आर वी गोइंग टू राइट डाउन सम वैल्यू और ब्रिंगिंग इट डाउन टू एनआरवी, मतलब ये जो कॉस्ट है इसको मार्केट प्राइस से नीचे, मतलब अगर मार्केट प्राइस नीचे है, कम है, तो उसको राइट डाउन कैसे करेंगे, उसका तरीका है, क्या रूल्स हैं which are given here. Then the cost formulae. As you have done the practical parts, you know that various cost formulae are there. In our course we studied FIFO, LIFO, weighted average. इसके अलावा मैंने आपको specific identification method भी बताया था, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सो इतने कॉस्ट की हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इतने कॉस्ट के फॉर्मूले होते हैं. सो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो दीज इश्यूज आर डिस्कस. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड का क्या है कि कॉस्ट क्या होगी, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी टेकन एज एक्सपेंस, और कॉस्ट कब हम राइट डाउन करेंगे, इट विल बी बिलो कॉस्ट वैल्यूएशन, और फाइनली कॉस्ट फॉर्मूले क्या है, ठीक है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है. स्कोप क्या है, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ओके, बॉन्ड्स हैं. सो वी हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर देम. We have in AS 32 for financial instruments, then in AS 109 also is there. So financial instruments में ये standard apply नहीं होता. Another is biological assets like living animals or plants related to agricultural activity. Okay, agricultural produce at the time of harvest. We have a separate standard for that. So वहाँ भी हमारा ये standard apply नहीं होगा. Okay, apart from this there are certain conditions, certain situations जब inventory valuation is not a part of this standard. First thing is producers of agricultural and forest products, agricultural produce after harvest, and mineral products. जब आपने हार्वेस्ट ले ली, मतलब आपने अपना प्रोड्यूस निकाल लिया, या आपने मिनरल और मिनरल प्रोड्यूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया माइंस में से, उसके बाद जो इन्वेंट्रीज आएंगी हमारे पास,
उनके वैल्यूएशन पे दिस स्टैंडर्ड डजंट अप्लाई. व्हाई? बिकॉज दीज इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कई बार एग्रीकल्चरल क्रॉप है, आपने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी क्रॉप जो है विल बी सेलिंग इट एट दिस प्राइस टू सो एंड सो पर्सन. वी हैव अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और वी हैव अ गवर्नमेंट गारंटी और वी हैव एन एक्टिव मार्केट. सो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको रियलाइज होने वाला है. देयर इज लीस्ट रिस्क देयर इन. सो दीज इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट एनआरवी. Okay. Another is commodity broker traders who measure their inventories at fair value less cost to sell. सो कमोडिटी ब्रोकर्स जो है उनकी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होता है. व्हाट दिस फेयर वैल्यू इज दैट वील बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. माइनस ऑफ द कॉस्ट दैट गिव्स अस नेट रियलाइजेबल वैल्यू. हाउएवर प्लीज रिमेंबर, एक्सक्लूजन का मतलब है कि वैल्यूएशन के टाइम पे दिस स्टैंडर्ड इज नॉट अप्लाइड. Okay, so this exclusion is just for the valuation or measurement of the inventories, but for all other purposes, मतलब जो कॉस्ट के कंपोनेंट है, आप फेयर वैल्यू कह रहे हो तो फेयर वैल्यू कैसे आएगी? टू डिटरमिन फेयर वैल्यू और टू डिटरमिन एनआरवी आपका ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा. ओके, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन. डिस्क्लोजर भी स्टैंडर्ड से होंगे. एक्सक्लूजन इज ओनली फॉर वैल्यूएशन. ओके. So let us see the definitions. Number one is inventory. So inventory as per AS2 is, inventories means the assets held for sale in the ordinary course of business or in the production process for sale or other supplies which we consume in the production process. आप कोई भी प्रोडक्शन की कैटेगरी ले लो तो आपके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, यू हैव अदर सप्लाईज एटसेट्रा. जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है तो आपके पास धागा होगा, बटन्स होंगे, जिप्स होंगी, ठीक है ना. डिफरेंट सप्लाईज आर देयर डिफरेंट प्रोसेसेस में. So all this is a part of inventories. Now, inventory encompasses goods purchased and held for resale. Okay, merchandise purchased by a retailer and held for resale. Property held for resale in case of a property dealer. Inventories which also encompass finished goods produced or work in progress. Cost incurred to fulfill a contract with a customer that do not give rise to inventories. They are accounted for under in AS 115. अगर आपके पास कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्वेंट्री आती ही नहीं है या जहां ये आपका स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा, सो देन यू विल फॉलो इन AS 115. नाउ व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, मतलब सेल नहीं, सेल पे नेट में कितना रियलाइज होगा अमाउंट. सो इट इज सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. जैसे आपने गुड्स खरीदे, अब आपको उन्हें कंप्लीट करना है, उस पर जो कॉस्ट आएगी, देन यू हैव कॉस्ट टू मेक द सेल. जैसे सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, कमीशन है, वो सब माइनस करके जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एनआरवी. अनदर इज फेयर वैल्यू. जैसे एक केस में भी स्टडीड की, जो आपके इनमें जो ब्रोकर्स होते हैं दे टेक फेयर वैल्यू. ओके. So fair value means the price at which ordinarily the transactions of sale happens. Okay. So for further discussions we have in AS 113 also. So that is not within our course. Then we have measurement of inventory. So inventories are measured at lower or cost or NRV. Now cost and NRV are calculated as cost is cost of purchase plus cost of conversion plus any other cost incurred to bring the inventories to their present location and condition. Whereas NRV is selling price minus estimated cost of completion minus cost necessary to make the sale. जैसे मान लो आपके गुड्स हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज के. Now you can sell them at say 150% of cost, but 10% of selling price is the commission of the sales manager. So what is NRV? NRV is you are able to sell it at 150% of cost, that is 15,000, but we'll have to pay 10% commission of this, that is 1,500. So our NRV will be 13,500. Then you have cost. The term cost of purchase includes purchase price including all the import duties, taxes etc, minus of trade discounts, rebate etc. यहाँ पर एक component होता है GST का. It will be including GST only if the company is not
applying for, or you can say it is not using GST return रिबेट। यूजुअली क्या होता है, जब हम इन्वेंट्री बाय करते हैं तो हमें इनपुट जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। नाउ यू कैन क्लेम इट एज अ डिडक्शन वाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स फॉर योर आउटपुट जीएसटी। जो आप सेल करते हो उस पर आप जीएसटी कलेक्ट करते हो। जैसे आपने मान लो 100 रुपीज के गुड्स परचेज किए, इनपुट खरीदी, ओके, यू पेड 10 रुपीज ऑफ टैक्स हियर, 110 आपने पे किया। नाउ व्हेन यू सेल इट एट से 150, यू कलेक्ट जीएसटी ऑफ से 15 रुपीज, आप 165 कलेक्ट कर रहे हो। अब इसमें जीएसटी जो है ये आपका नहीं है, दिस इज टू बी गिवन टू गवर्नमेंट, बट यू पेड 10 रुपीज व्हेन यू बॉट दीज गुड्स। ये 10 रुपीज आपने सप्लायर को दिए थे। सो नाउ दिस 10 रुपीज ऑफ जीएसटी कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन व्हेन यू फाइल दिस रिटर्न। आप गवर्नमेंट में जब रिटर्न फाइल करोगे, you will say that yes, I have got 15 rupees of output GST, लेकिन मैंने 10 रुपीज का जीएसटी तो तब पे किया था जब मैंने ये गुड्स खरीदे थे सेल के लिए, तो नेट मेरे को अभी आई नीड टू पे ओनली 5। सो इफ यू आर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, देन दिस वोंट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, सो कॉस्ट विल बी 100 रुपीज ओनली। बट इफ समहाउ यू आर नॉट क्लेमिंग दिस डिडक्शन, आप 15 रुपीज पूरा पे करते हो, देन दिस 10 रुपीज विल बी क्लेम्ड हियर एज अ कॉस्ट। सो जीएसटी थोड़ा ध्यान से करना होता है। Then you have cost of conversion. Cost of conversion means any cost like direct labor or other overheads which are incurred in converting materials into finished goods. So goods को production करने में जो भी आपके cost लगेगी वो सारी cost of conversion है। यहाँ we need to remember one thing. Okay, sometimes it does happen that you have production going on. अब production में कुछ आपका जो raw materials है which are left unused or which are left as a byproduct. तो जो बाय प्रोडक्ट है, if you are getting any byproduct in the process of production, then their value is deducted from the cost of the main product. Okay, so आपको net cost लेके जानी है। जैसे मान लो there is a leather purse making business, आपका leather purse बनाने का business है। You buy leather and you make purses and you sell them, ठीक है। Now when you are making these purses, so you have some leather पार्ट्स जो है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, some bits of leather etc, these are left, okay। So now you use it to make some small leather products, maybe आप leather के coasters बना रहे हो, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट है। So net realizable value of the by products will be deducted from the cost, okay। आपको net cost लेके आनी है cost of conversion में। Then any other cost like non-production overheads or cost of designing the products for specific customers etc. So any cost which is associated with the production, ये सारी cost का part होता है। Now there are certain costs which are specifically excluded. जब आप cost calculate करते हो तो ये cost आपको cost of product में inventory valuation में add नहीं करनी है। These are abnormal losses, स्टोरेज कॉस्ट बियॉन्ड विच इज नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भी जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस करोगे, फाइनल प्रोडक्शन तक तो आपको गुड स्टोर करने हैं, बट उसके बाद की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपकी सेल के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो विच यू इनकर विच डू नॉट बिलोंग टू योर एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू देयर लोकेशन एंड कंडीशन। सेलिंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ लोन एटसेट्रा, अगर आपने कुछ लोन लिए हुए हैं। Okay, so limited circumstances होंगी when borrowing cost is included in the cost of inventory. ये तब होता है when the cost is directly associated, और that is up to the production process completion. जब तक आपका production process complete नहीं होता, तब तक कि अगर कोई borrowing cost specifically associated है, then it will be added, otherwise it will be excluded. So borrowing cost usually it is treated as financial cost. सो ये इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आती है। इन्वेंट्री कॉस्ट में ये बहुत लिमिटेड केसेस में आएगी। इट इज ओनली व्हेन यू आर स्पेसिफिकली इनकरिंग द कॉस्ट फॉर द इन्वेंट्रीज एंड दैट इज ओनली अप टू द प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीशन। उसके बाद भी अगर आपने लोन ले रखा है तो वो उसका इंटरेस्ट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। Now another specific mention here given in AS2 is that in case of agricultural produce harvested from biological assets, then it is measured at fair value less cost to sell. We have a specific standard for this.
ओके, सो यहाँ सिर्फ उन्होंने एक मेंशन कर दिया है कि इसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे लेते हैं. Now, techniques of measurement of cost are standard cost and retail method. Standard cost takes into account normal level of material, supplies, labor की standard मतलब अगर हम ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो एज अ स्टैंडर्ड कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितनी लेबर लगनी चाहिए, कितने ओवरहेड्स होंगे. दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. अनदर इज रिटेल मेथड. रिटेल मेथड में हम क्या करते हैं, वी टेक अप सेलिंग प्राइस एंड वी डिडक्ट एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट कि if you are selling your products at say 150 rupees and you make 30% gross profit, it means approximately the cost of the goods is 105. So retail method और standard cost method भी use कर सकते हैं cost के लिए apart from the historical cost. Then another mention here in this standard is cost of inventory of service providers. जो service provide करते हैं वो as such कोई material चीज नहीं बना रहे होते, but they do have certain materials और inventories with them. जैसे अगर आपका एक ब्रोकरेज का बिजनेस है तो आपके पास इन्वेंट्रीज होंगी, पेपर होगा, स्टैम्प पेपर्स आप रखते हो, ठीक है ना. सो जो इन्वेंट्रीज है उनको कैसे मेजर करेंगे, यू मेजर देम एट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द लेबर एंड अदर कॉस्ट एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विस. ओके, इंक्लूडिंग सुपरवाइजरी पर्सनल. जैसे आपका से कारपेट क्लीनिंग का बिजनेस है, आप कारपेट क्लीनिंग करवाते हैं या सोफा क्लीनिंग कराते हैं, बट यू स्टिल हैव इन्वेंटरीज ऑफ द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, है ना. सो दीज आर मेजर्ड एट देयर कॉस्ट. देन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर डू नॉट इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन. ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करते हैं, ओनली फेयर कॉस्ट इज टेकन. Now, what are the cost formulae that we will be using? So, as per AS2, we have learned many formulae, but AS2 says that you will have to assign specific identification method. If inventories are not ordinarily interchangeable, मतलब अगर आपकी inventories अलग अलग हैं, interchange नहीं हो सकती हैं, they are separate inventories, आप उनको identify कर पा रहे हो, then you will apply specific identification method. और when the goods or services produced and segregated for specific projects, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग इन्वेंट्री बना रहे हो तो जो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यू विल फॉलो दिस मेथड. इफ दिस मेथड कैन नॉट बी फॉलोड देन यू विल फॉलो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड. ओके, सो एज आई हैड स्टेटेड, प्रैक्टिकल में मैंने बताया था लीफो मेथड हम पढ़ते हैं बट इट इज नॉट अप्लाइड एज पर AS2. सो लीफो नहीं आएगा, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई होते हैं. नाउ समटाइम्स वी राइट डाउन द इन्वेंट्रीज बिलो कॉस्ट. तो वो कौन सी कंडीशंस हैं एज पर AS2. AS2 ये कहता है कि इन्वेंट्रीज विल बी रिटन डाउन बिलो कॉस्ट टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब कॉस्ट जो है ये ज्यादा है आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, देन यू विल हैव टू रिड्यूस और ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अप टू दिस. ओके, द केसेस आर व्हेन इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड, इफ यू हैव wholly or partially obsolete products, or if the selling price has declined and if the estimated cost of completion or estimated cost to incur the make sales has increased. So these are the conditions when your cost has increased or your net realizable value is less than cost. So in that case you will have to bring down the value. Now suppose your inventory cost is say 2 lakh rupees, but it includes an inventory of value of 10,000 which is damaged. Okay, and it can recover only 2,000. So now you will have to bring it down to 2,000. That means you need to reduce 8,000 from this. So you will get inventory value as 192. Next, inventories are usually written down to NRV item by item. So you will have to consider separate items for following cost or NRV, whichever is least. LCM rule जिसे हम short में बोलते हैं. So it should be done item by item. Further, it says that inventories can be written down on group or similar related item basis if the items of inventory relating to same product that have similar purposes, they are produced and marketed in the same area and they cannot be separated from the other items. That means if your items are such that they are grouped together and you cannot identify different, आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको ग्रुप बेसिस पे कर लोगे, ठीक है, LCM रूल फॉलो कर लोगे. Another is when it is not appropriate to write down the inventories on the basis of classification. ओके, अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है appropriate, then also we'll follow LCM on total amount aggregate basis.
Now, estimate of NRV are based on the most reliable evidence available at that time when you make the estimates. So जो NRV आप लेते हो ये नहीं है कि आपने arbitrary कोई भी NRV मतलब market price उठा के NRV calculate कर ली. It should be at the time when you are measuring inventories. So अगर आप 31st मार्च को इन्वेंट्री मेजर कर रहे हो तो इस डेट का सेल प्राइस माइनस इस डेट को जो रियल एस्टिमेट है of expenses of completion of assets inventories or for the sale वो कंसिडर करेंगे. कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है. Another is that estimate take into consideration fluctuation of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent such events confirm conditions existing at the end of the period. मतलब अगर कुछ भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिससे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, so you will have to consider those. Accordingly, NRV will be calculated. Estimate of NRV also take into consideration the purpose for which the inventory is held. कि आप इन्वेंट्री किस पर्पस के लिए ले रहे हो उस पे भी आपका NRV डिपेंड करेगा. ओके, like if you have, they are saying कि inventory of the quantity of inventory held to satisfy sales or service contracts is based on contract price और बाकी आप जो है वो जनरल सेलिंग प्राइस पे लोगे. मतलब अगर आपके पास मान लो यू हैव इन्वेंट्री ऑफ से 50,000 रुपीज. ओके, इसमें से 20,000 इन्वेंट्री जो है यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट से 25,000. सो इसको आप एनआरवी यहाँ अप्लाई करोगे 20 और 25,000 विच एवर इज लीज्ड और जो बाकी 30,000 है इस पे आप जनरल सेलिंग प्राइस देखोगे. Okay, so depending upon the circumstances, different NRV net realizable value can be there. अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं फॉर सेपरेट सेट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड अकॉर्डिंगली हमें एलसीएम रूल अप्लाई करना है. अनदर थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन के. सो रॉ मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज जो है दीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड अबव कॉस्ट. मतलब मान लो आपका रॉ मटेरियल है 100 रुपीज पर केजी का, ठीक है. नाउ इट इज अवेलेबल इन मार्केट एट 80 रुपीज पर केजी, प्राइस कम हो गया. बट सपोज इससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है इसकी कॉस्ट है मान लो 500 रुपीज. ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट में आपने मटेरियल लिया, लेबर लिया, कॉस्ट आ गई 500 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज से 600. सो यू आर रिकवरिंग कॉस्ट. सो नाउ इट वोंट बी मेजर्ड एट एलसीएम. एलसीएम पे ये तब मेजर होगा व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिकवर दिस. सो सपोज इट्स मार्केट प्राइस इज say 450, you are not able to recover the cost, so now you will measure it at lower of cost or market price. Further, it says that if there were some circumstances because of which you scale down the inventory value, now if these circumstances no longer exist, then we'll have to increase the value. जैसे मान लो ये circumstances थी, सेलिंग प्राइस था 450, आपने इन्वेंट्री अब 80 पे वैल्यू की. लेटर ऑन क्या हुआ, सपोज सेलिंग प्राइस चेंज हो गया. नाउ दिस इंफॉर्मेशन जो है ये कह रही है कि वी आर एबल टू कवर द कॉस्ट. सो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई. सो अब जो कॉस्ट हमने 80 लिखी थी अब इसको वापस इंक्रीज कर देंगे 20 से, सो 100 कर देंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द मटेरियल इंडिकेट्स ए कॉस्ट इज मोर देन एनआरवी. तो अब क्या करेंगे, सिंस कॉस्ट इज मोर दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू रिकवर द कॉस्ट, सो मटेरियल्स विल बी measured at the NRV value, net replacement value. Another is when an item of inventory which is carried at NRV because its selling price was declined is still there with us in the next period and its selling price is increased. समझ रहे हो, मतलब मान लो लास्ट ईयर आपके पास कुछ इन्वेंट्री थी से 10,000 की, इसका NRV था 8,000, so you measured it at 8,000. Now this year too you could not sell it, ये आपके पास ही है, but now its market price has increased. अब इसका प्राइस हो गया से 12,000. So price has increased. So this now this 2,000 rupees which you had written off, now you will add it again. So now you will bring up the value up to the cost. Next है recognition as an expenses. So we all know that inventory's cost is compared with the selling price, okay, to calculate gross profit. But in case you remember the formula, it is never cost of inventory and selling price. It is cost of goods sold. So when inventories are sold,
their carrying amount is recognized as an expense. So it is not the total value of inventory, but inventories which are being sold, their cost will be taken as expenditure. Okay, so that is why in trading account we take opening stock, purchases आपने opening stock लिया, purchases ली, closing stock लिया. So this gives you cost of goods sold, opening stock plus purchases minus closing stock, and you compare it with the sales to find out gross profit. ठीक है, so सारी inventory की value नहीं लेनी है, the inventory which you are selling that will be compared with the sale price. Second is the amount of any write down of inventories of NRV and losses of inventories are recognized as expenses. So that we have already done. Then amount of any reversal of write down. अगर लास्ट ईयर आपने 2000 राइट डाउन किया, अब आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, जैसे आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 98,000, लास्ट ईयर का 2000 था, आपने अब उसको राइट अप वापस करना है. सो लास्ट ईयर उसे लॉस रिकॉग्नाइज किया, सो नाउ इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, कि अब हमारी कॉस्ट जो है वो 96 हो गई है. सो ये रिवर्सल करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज व्हेन सम इन्वेंटरीज आर एलोकेटेड टू सम एसेट्स, then inventories they are recognized as expense during the useful life of asset. Like you have say some kind of raw materials or inventories, suppose आपका bricks का ही business है, ठीक है, और some part of these bricks is used, आपने अपना शॉप जो है वो कंस्ट्रक्शन किया, तो ये ब्रिक्स वहां पे यूज कर ली. सो ये जो इन्वेंट्री आप यूज कर रहे हो शॉप की कंस्ट्रक्शन में, अब ये शॉप की कॉस्ट का पार्ट है. सो दिस वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन दिस ईयर, बट जो भी इस बिल्डिंग की लाइफ होगी, अकॉर्डिंगली दिस एंटायर कॉस्ट विल बी स्प्रेड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट. सो जो इन्वेंट्री एक एसेट के कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाती है, वो एसेट का पार्ट हो जाती है, और उसे एज अ डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ टाइम तक हम डिडक्ट करते हैं. सो देन इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम. ओके, फाइनली डिस्क्लोजर. तो हमें अकाउंट्स में जब कंपनी के अकाउंट्स आप देखते हो, तो डिस्क्लोजर पॉलिसी क्या है? द अकाउंटिंग पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री. दैट मीन्स आपके कॉस्ट के फॉर्मूला आप फीफो यूज कर रहे हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कर रहे हो, वेव मेथड कर रहे हो, you are using standard cost. So whichever method you are using, that formula must be disclosed. Total carrying amount of inventories along with the classification must be disclosed. Amount of inventory recognized as an expense, कि हमारी ये inventory as expense आ रही है, वो अलग से दिखाएंगे. Any write down of inventories, any reversal of the write down, okay, and the circumstances which led to the राइट डाउन और द रिवर्सल, क्यों काम किया या क्या रीजन था, उसको वापस हम आप कर रहे हैं, ये सारा आपको दिखाना पड़ेगा. देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटी विल आल्सो बी शोन. सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर इन AS2. सो इसका जो थियोरी क्वेश्चन है वो कैसे आता है? समटाइम्स वी आर आस्क्ड टू गिव अ ब्रीफ नोट ऑन से डिस्क्लोजर पॉलिसी as per AS2. So you will have to explain only these things. Sometimes your question says that what is meant by cost as per AS2. So you will have to explain cost, its components and the items which are excluded from cost. Sometimes your question may say that what is the scope of AS2. So then you will have to specify that AS2 is applicable to these and it excludes these. So exclusions आपको बताने हैं. So this is a big standard. So ऐसा नहीं होगा कि पूरे standard पे ही आपको एक full fledged question आ जाएगा. You because the chapter has a weightage of only 4-5 marks. So full question तो नहीं आ सकता theory का. You will be having a very small question, but for that matter, all these 9 components of this standard must be studied in depth. Okay. So I hope this standard is clear to you, and आप इसका theory question prepare कर सकते हो. And you must be realizing जब ये standard हम पढ़ रहे थे, how this standard was being applied जब हम अपने practical questions कर रहे थे, है ना? Okay, so that is it for the day. Thank you.